एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक्सपेक्टेशंस। हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर एक चीज में परफेक्ट हो और हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करे, और जब ये एक्सपेक्टेशन अधूरे रह जाते हैं तब शुरू होता है अफेयर का नंगा नाच। कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से शहर जबलपुर से होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रानी होता है। वो गली के कुछ कुत्ते को मांस का टुकड़ा खिला रही होती है, तभी उसके घर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत जल्द पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। ये देख रानी अपने घर के अंदर भागती है, क्योंकि उस वक्त रानी का पति, जिसका नाम ऋषभ था, वो घर में ही मौजूद होता है। पर घर के अंदर घुसते ही रानी को मालूम होता है कि ऋषभ इस एक्सीडेंट की वजह से मारा गया है। उसका एक हाथ का टुकड़ा ठीक रानी के सामने पड़ा हुआ था, जिसमें रानी के नाम का टैटू बना हुआ होता है। बहुत जल्द वहां पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है और मामले की जांच करने में जुट जाती है। इस केस की तफ्तीश कर रहे पुलिस ऑफिसर का नाम होता है किशोर रावत, जिसे इस शहर का सबसे काबिल ऑफिसर माना जाता था। ऑफिसर ऋषभ के डेड बॉडी को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर है, क्योंकि ऋषभ के जले हुए स्कल को देखकर ये साफ बताया जा सकता था कि किसी ने सर के पीछे जोरदार प्रहार किया था। ऑफिसर अंदाजा लगाते हैं कि जरूर ये मर्डर रानी ने करवाया है और अपना गुनाह छुपाने के लिए इसने इस मर्डर को एक सिलेंडर ब्लास्ट एक्सीडेंट का रूप दे दिया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम से 6 महीने पहले आती है, जहां हम ऋषभ को देखते हैं, जो एक सरल और शर्मीला स्वभाव का लड़का था। ऋषभ और उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए लड़की देखने आए होते हैं। तभी हमें रानी को दिखाया जाता है, जो ऋषभ से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की लड़की थी। रानी ऋषभ को अकेले में बुलाती है ताकि शादी से पहले उसे अच्छे से परख सके। रानी उसके सामने अपनी ढेर सारी शर्त रख देती है कि शादी के बाद उसे एक हाउसवाइफ की तरह नहीं जीना है और वो एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, क्योंकि उसे मेकअप और सैलून का बहुत शौक था। ऋषभ उसकी सारी शर्तें मुस्कुराकर मान लेता है, क्योंकि उसे भी ऐसी लड़की की तलाश थी जो खुले विचारों की हो। यहाँ से हमें ये बात पता चलता है कि रानी कितनी मीन लड़की थी। उसने पहले ही अपनी सारी ख्वाहिशें ऋषभ को बता दी थी, पर ऋषभ क्या चाहता था ये जरा सा भी जानने की कोशिश नहीं की। ऋषभ अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कह देता है और शादी की तैयारियों में लग जाता है। वो अपने हाथ पर रानी के नाम का टैटू भी बनवा लेता है। वो मन ही मन रानी के साथ एक बेहतर जिंदगी के सपने देख रहा था। उसे लग रहा था कि शादी के बाद उसकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। फाइनली उन दोनों की शादी होती है और ऋषभ रानी को लेकर जबलपुर आ जाता है। रानी ने एक्सपेक्ट किया था कि नई दुल्हन का स्वागत धूमधाम से किया जाएगा, पर घर जाकर पता चला कि वहां ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं था। रानी ने यह भी सोचा था कि उसकी फर्स्ट नाइट काफी रोमांटिक होगी, पर वो देखती है कि ऋषभ जमीन पर पोछा लगाने में व्यस्त है, क्योंकि बारिश के कारण पानी कमरे के अंदर आ रहा था। रानी डिसअपॉइंट हो जाती है और बिना ऋषभ की परवाह किए चुपचाप सो जाती है। ये देखकर ऋषभ को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे भी लगा था कि फर्स्ट नाइट में वो रानी से खूब सारी बातें करेगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां ऑफिसर रानी को थाने बुलाकर पूछताछ कर रहे होते हैं। ऑफिसर रानी से शादी के फर्स्ट नाइट से लेकर घटना के दिन तक सभी बातें डिटेल्स में बताने के लिए कहते हैं। रानी अपने आगे की कहानी बताती है। अब यहाँ स्टोरी वापस जबलपुर शिफ्ट होता है, जब ससुराल में रानी की पहली सुबह थी। सुबह ऋषभ की माँ बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि 10 बज चुके थे और नई नवेली दुल्हन अभी तक सो रही थी। जब रानी उठती है तब माँ उसे खाना बनाने के लिए कहती है, क्योंकि आज नई दुल्हन का रसोई में पहला दिन होता है। लेकिन रानी खाना बनाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। इस बात पे माँ भड़क जाती है और दोनों में बहस चालू हो जाता है। लड़ाई ज्यादा ना फैले, इसीलिए ऋषभ खुद खाना बनाने के लिए चला जाता है। कमरे में रानी ऋषभ पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, ये बात तुम अपनी माँ को अच्छे से समझा दो। आवाज बाहर ना जा पाए, इसीलिए ऋषभ वॉशरूम का फ्लश ऑन कर देता है। ऋषभ इस सिचुएशन को बड़े शांत तरीके से हैंडल करता है, ताकि रानी को बुरा फील ना हो। वो रानी की हर बात मानने के लिए तैयार था, ताकि रानी को किसी भी तरह की तकलीफ ना झेलनी पड़े। रात में रानी ऋषभ को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर क्लाइमैक्स शुरू होने से पहले ही ऋषभ का वीर्य निकल जाता है, जिससे रानी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होती और उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। कल सुबह रानी अपने परिवार वालों से बात कर रही होती है और कहती है कि आप लोगों ने मेरी शादी एक लूजर से करवा दी है, जो ना तो मुझे मेंटली खुश कर पाता है और ना ही फिजिकली। पर ये बातें चुपके से ऋषभ सुन लेता है, जिससे उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो सोचता है कि जिस लड़की को खुश रखने के लिए उसने इतने सपने देखे थे, आज वही लड़की उसे एक लूजर कह रही है। अब ऋषभ रानी से बात करना भी बंद कर देता है। वो ऑफिस से आने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता और रानी को देखता तक नहीं। ये बात रानी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और उसे लग रहा था कि ऋषभ से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक दिन रानी देखती है कि उसके घर पर ऋषभ का एक चचेरा भाई आया होता है,
है जिसका नाम नील होता है। नील काफी मैस्कुलिन और चार्मिंग पर्सनैलिटी का आदमी था, इसीलिए पहली नजर में ही वो रानी को इम्प्रेस कर लेता है। एक दिन नील रानी की खूबसूरती की तारीफ कर देता है ताकि वो रानी को अपने प्यार की जाल में फंसा सके। रानी उसकी तारीफ से इम्प्रेस हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। दरअसल ऋषभ की बेरुखी ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। अब नील में रानी को अपना प्यार दिखने लगा, पर वो ये नहीं समझ पाई कि जो रिश्ता नील के साथ बन रहा था वो सच्चा प्यार नहीं बल्कि लस्ट और शारीरिक आकर्षण है। एक दिन नील रानी को चाय बनाने के लिए बोलता है और रानी खुशी खुशी किचन की ओर चल देती है। जिस लड़की ने उस दिन से कभी किचन की तरफ देखा तक नहीं था, वो पहली दफा किचन में कदम रखती है ताकि वो चाय बनाकर नील को खुश कर सके। जब ऋषभ देखता है कि रानी पहली बार चाय बना रही है, तब वो भी खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि रानी ये चाय मेरे लिए बना रही है, इसीलिए वो भी चाय बनाने में उसकी मदद करने लगता है। अगले दिन नील रानी को मटन बनाने के लिए कहता है, पर गौर करने वाली बात थी कि जो लड़की मांस मछली से इतना नफरत करती थी, वो खुद मार्केट जाती है और वहां से मटन खरीद लेती है। ऋषभ की माँ रानी को मटन बनाने से मना कर देती है क्योंकि उस घर का नियम था कि किचन में कोई भी नॉनवेज नहीं बना सकता। पर ऋषभ उसे घर के एक स्टोर रूम में ले आता है और कमरे की साफ सफाई करके उसे एक किचन में चेंज कर देता है ताकि रानी वहां मटन बना सके। ऋषभ को लग रहा था कि ये सब एफर्ट्स रानी मेरे लिए कर रही है और उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी मैरिड लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। जब रानी मटन बना रही होती है, तब नील आता है और उसकी जुल्फों को सवार देता है। ये देखकर रानी थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि नील ने इस बार अपनी हद पार कर दी थी। रानी थोड़ा इस बारे में सोचती है, फिर नील के कमरे में चली जाती है ताकि उसे इस बदतमीजी के लिए डांट सके। पर नील उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। रानी भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती क्योंकि उसके दिल में भी नील को पाने की चाहत बहुत दिनों से दबी हुई थी। अब रानी और नील में अफेयर चालू हो जाता है और जब भी वक्त मिलता वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रानी किचन में बिजी रहने लगी ताकि वो नील के लिए अलग अलग डिश बनाकर उसे खुश कर सके। ये देख ऋषभ और उसकी माँ भी खुश हो जाती क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रानी अब एक जिम्मेदार बहू बन चुकी है। रानी ने मन ही मन नील के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था और नील ने भी रानी से वादा किया था कि वो उसे ऋषभ से अलग करके उसे अपने साथ ले जाएगा। पर एक दिन रानी को मालूम होता है कि नील वहां से जा चुका है और वो भी बिना किसी को खबर किए। रानी नील को बहुत बार फोन मिलाती है लेकिन नील ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया होता है। रानी समझ जाती है कि नील एक धोखेबाज इंसान है और उसने मुझे प्यार के जाल में इसीलिए फंसाया ताकि वो सिर्फ मुझसे मजे कर सके। अब उसे ऋषभ की अहमियत का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि ये आदमी भले ही एक लूसर हो, पर ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। इसने हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की। काश जितना मैंने नील को खुश करने के लिए एफर्ट किया था, उतना शायद मैंने ऋषभ के लिए किया होता तो आज हमारा रिश्ता इस मुकाम तक ना पहुंचता। वो ऋषभ को अपने और नील के रिश्ते के बारे में सब सच बता देती है क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो अब ऋषभ जैसे सच्चे इंसान को अंधेरे में नहीं रख सकती। इस सच्चाई को जानकर ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, पर वो उससे कुछ नहीं कहता। वो अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेता है। अब ऋषभ हर वक्त टेंशन में रहने लगा क्योंकि रानी और नील के अफेयर्स की बातें उसके दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। वो इस बात से इतना परेशान हो गया कि उसने नील से बदला लेने की ठान ली। वो दिल्ली की बस लेकर सीधा नील के पास जाता है और एक स्क्रू ड्राइवर से नील पर हमला कर देता है। पर नील ऋषभ से ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो ऋषभ को काबू कर लेता है और उसे ही मारने लगता है। वो अपने घायल चेहरे के साथ घर जाता है और रानी से कहता है कि मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रानी भी अपने आप को एक गुनहगार मानने लगी थी, इसीलिए वो चुपचाप अपना सामान पैक कर लेती है। रानी अपना सामान लेकर रिक्शा रुकवा रही होती है, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उस पर गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगते हैं। दरअसल नील ने मोहल्ले के सभी लड़कों को अपने और रानी के अफेयर्स के बारे में बता दिया होता है क्योंकि नील एक घटिया आदमी था, उसे किसी के इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। तभी वहां ऋषभ आ जाता है क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होता कि ये लड़के रानी को अकेला देखकर उसे छेड़ रहे हैं। यकीनन ऋषभ के दिल में अभी भी रानी के लिए हमदर्दी थी, पर वो लड़के ऋषभ का भी मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि मोहल्ले वाले उसे ऐसा लल्लू समझने लगे थे जिसकी बीवी किसी और के साथ मुंह काला करवाती है। तभी रानी को एहसास होता है कि अगर मैं ऋषभ को छोड़कर चली गई तो जिंदगी भर ऋषभ को लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लोग समझेंगे कि इसकी बीवी इसका पोपट बनाकर चली गई। इसीलिए रानी वहीं रुकने का फैसला करती है और कहती है कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, तुम मुझे यहाँ से जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर ऋषभ चाहकर भी रानी को माफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में बार बार नील और रानी के रिश्ते की बातें घूमती थी। एक दिन जब रानी सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, तब उसका पैर फिसलता है और वो जोर से गिर जाती है। पर हैरत की बात तो ये थी कि ऋषभ बस दूर से उसे स्माइल करते हुए देखता है। दरअसल ऋषभ ने ही जानबूझकर सीढ़ियों पर पेपर सौंप रख दिया था क्योंकि वो अपने अंदर के दर्द का बदला
बदला लेना चाहता था। उसे रानी को पेन में देखकर बहुत सुकून मिलता है। रानी भी उसके इरादे अच्छे से समझ गई थी, पर फिर भी उसने कोई एतराज नहीं जताया, क्योंकि वो भी मानती थी कि मैं सजा की हकदार हूँ। रात में रानी छत के दीवार पर चढ़ जाती है और ऋषभ से कहती है कि अगर मुझे दर्द में देखकर तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे एक ही बार में धक्का देकर खत्म कर दो। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, पर तुम्हारा मुंह से खफा रहना ये मुझे मंजूर नहीं। ये बातें सुनकर ऋषभ इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। रानी उसे एक नई शुरुआत करने के लिए कहती है और उससे वादा करती है कि आइंदा वो किसी गैर मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। अब यहाँ से सब कुछ बदल जाता है और वो दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो दोनों एक लविंग कपल की तरह रहने लगते हैं और एक दूसरे का बेहद केयर करने लगते हैं। रानी को इस कदर बदलता देख ऋषभ की माँ भी उससे इंप्रेस हो जाती है और वो दोनों भी बिल्कुल माँ और बेटी की तरह रहने लगते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जब ऑफिसर रानी से पूछताछ कर रहे होते हैं। ऑफिसर ऋषभ के घर जाते हैं और उसके पड़ोसियों का बयान लेते हैं। पड़ोसियों के बयान के अनुसार घटना के ठीक 1 घंटा पहले वहां नील भी आया था और नील के घर में जाने के ठीक 15 मिनट बाद ऋषभ भी आ चुका था। पर घटना से आधा घंटा पहले घर के अंदर से सिर्फ रानी निकली और सीधा मार्केट की तरफ चली गई। उसने वहां से मटन खरीदा और आते समय मटन के कुछ टुकड़े कुत्ते को खिला रही थी। तभी उसके घर में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ऑफिसर ये अंदाजा लगाते हैं कि ऋषभ जैसे ही घर में दाखिल हुआ होगा, वैसे ही उसने नील और रानी को एक साथ देखा, जिससे उसने अपना आपा खो दिया होगा और नील पर हमला कर दिया होगा। पर नील उससे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए नील ने उसे आसानी से अपने काबू में कर लिया होगा और उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। पर एक सवाल ऑफिसर के दिमाग में घड़ी की सुई की तरह टिक टिक कर रही थी कि जब रानी और ऋषभ के बीच सब ठीक हो गया था, तो आखिर रानी ने उसे क्यों मरवाया? या फिर हो सकता है कि वो खुद को और नील को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। तभी ऑफिसर के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है, जो ऋषभ के घर के पीछे का फुटेज था। फुटेज में दिख रहा था कि उस दिन ब्लास्ट के ठीक 5 मिनट पहले वहां से नील निकलकर नदी में कूद गया और तैरकर वहां से दूर निकल गया। पर ये सबूत काफी नहीं थे रानी को गुनाहगार साबित करने के लिए। इसीलिए ऑफिसर के पास अब एक ही चॉइस बचता है कि किसी तरह रानी के मुंह से सच निकलवाया जाए। ऑफिसर के ऑर्डर पर एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल रानी को बहुत टॉर्चर करती है, पर रानी का बयान बदलता नहीं। वो बार बार यही कहती है कि वो नहीं जानती कि ऋषभ को किसने मारा है। उसके झूठ को पकड़ने के लिए एक लाई डिटेक्टर मशीन को भी मंगवाया जाता है और उससे सारे सवाल शुरुआत से दोबारा पूछे जाते हैं। पर लाई डिटेक्टर मशीन भी रानी के दिए बयान को सच बताती है, जिससे ऑफिसर सोच में पड़ जाता है। 2 महीने के लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिसर फाइनली हार मान जाते हैं और इस केस को गिव अप कर देते हैं। ऋषभ की मर्डर मिस्ट्री हमेशा के लिए मिस्ट्री ही रह जाती है और सबूतों की कमी की वजह से रानी को रिहा कर दिया जाता है। पर आखिर असलियत क्या थी? वो कौन था जिसने ऋषभ को मारा था? दरअसल घटना के दिन नील रानी से मिलने आया था ताकि वो रानी को किसी तरह फिर से बिस्तर पर ले जाने के लिए कन्वेंस कर सके, पर रानी उसे तुरंत घर से निकल जाने के लिए कहने लगती है। तभी वहां ऋषभ आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर चौंक जाता है। रानी ऋषभ को समझाती है कि उसने नील को यहाँ नहीं बुलाया, ये खुद यहाँ आया है ताकि मुझे फिर से प्यार के झांसे में फंसा सके। अब नील अपनी असली औकात पर उतर आता है और अपना फोन निकालकर कुछ तस्वीरें ऋषभ को दिखाता है। दरअसल उसने अफेयर के दौरान रानी के कुछ गलत वीडियोस शूट कर लिए थे और अब वो धमकी दे रहा था कि वो रानी के सारे वीडियोस पब्लिक में वायरल कर देगा। ये बात सुनकर ऋषभ नील पर हमला कर देता है, लेकिन नील को जरा भी वक्त नहीं लगता ऋषभ को काबू करने में। नील ऋषभ का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी रानी फ्रीजर से मटन का एक जमा हुआ टुकड़ा निकालती है और उससे नील के सर पर ऐसा वार करती है कि ऑन द स्पॉट ही नील की डेथ हो जाती है। इस घटना से वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं, पर ऋषभ हिम्मत दिखाता है और कहता है कि बहुत मुश्किलों के बाद हमारे रिश्ते में खुशियां आई हैं। अगर नील के मर्डर की खबर पुलिस तक पहुंचेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऋषभ को अचानक एक आइडिया आता है। वो नील का एक हाथ काट देता है और फिर अपना भी एक हाथ काट लेता है ताकि अपने हाथ पर बने टैटू से पुलिस को ये यकीन दिला सके कि घर के अंदर जो लाश है वो नील का नहीं बल्कि उसके खुद का है। फिर इसके बाद वो मटन का टुकड़ा रानी के हाथों सौंपकर उसे बाजार भेज देता है, जहां से वो मटन के ढेर सारे पीसेस करके कुत्तों को खिला देती है ताकि नील के मर्डर का आखिरी सबूत भी मिटाया जा सके। उसके बाद ऋषभ ढेर सारे पेपर्स से नील की बॉडी को कवर कर देता है ताकि उसका शरीर कंप्लीटली जलकर राख हो जाए। वो अपने टैटू वाले हाथ को किचन से थोड़ा दूर रखता है ताकि वो हाथ आग की वजह से खराब ना हो। इसके बाद वो गैस सिलेंडर ऑन कर देता है और फिर पेपर में आग लगा देता है। ऋषभ नील के कपड़े पहन लेता है और घर के पीछे वाले हिस्से से निकलकर नदी में कूद जाता है। जब ये केस क्लोज हो जाती है तब रानी उस शहर से दूर चली जाती है और एक रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यहाँ हम देखते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर ऋषभ भी मौजूद है, जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ढेर सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।